सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेप और मर्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सामने आई है। हम आपको बता दें, सुनवाई जो चल रही है उसमें पक्ष रखा जा रहा है। सीबीआई ने अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिया है, अब तक जो जांच हुई है उसका, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जो इसमें सुनवाई कर रही है इस मामले की, उधर उसमें जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि ये अपने आप में एक चौंकाने वाला केस है। 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक रहा। कोलकाता पुलिस की जांच का तरीका संदेहजनक रहा है। पुलिस और सीबीआई के दस्तावेजों में अंतर क्यों, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा जस्टिस पारदीवाला ने कि 30 वर्षों में ऐसा केस नहीं देखा, यह केस चौंकाने वाला है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह केस चौंकाने वाला है, 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। हम आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। पिछले दिन जब सुनवाई हुई थी उस दौर में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट आज यानी कि गुरुवार तक जमा करने के लिए कहा था। सीबीआई ने अपनी जांच की रिपोर्ट, अभी तक जो जांच हुई है, जो पूछताछ की है, उसकी सारी रिपोर्ट सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सबसे पहले जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उन लोगों से कहा कि वो अपने काम पर लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये पूरे मामले की जांच चल रही है और उनके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और उसमें एक बहुत ही सीनियर महिला डॉक्टर हैं और वो हर पक्ष की वो बात सुनेंगी। सभी पक्षों की बात ये टास्क फोर्स सुनेगा, उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में। और अब इस पूरे मामले की उसके बाद सुनवाई हो रही है और एक एक बातें, नई नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। रुख करते हैं अपने सहयोगी केएम शर्मा का। केएम शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें और क्या सामने निकल कर आया है, क्योंकि अभी एक बड़ी टिप्पणी जस्टिस पारदीवाला का आया है कि ये केस चौंकाने वाला है, 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा और बंगाल पुलिस पर भी का व्यवहार भी शर्मनाक बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो सुनवाई हुई है। केएम शर्मा जी। आनंद, जो सबसे बड़ी बात, जो चिंता की बात यह है कि जो लॉ ऑफ लैंड है, जिसको अगर हम कहें कि अगर लॉ ऑफ लैंड अगर फर्स्ट सब्जेक्ट है तो कोलकाता है, और कोलकाता के गवर्नर, जिनको एक कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन ऑफ बंगाल, उन्होंने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्री को लिखा है कि देयर इज सिनेरियो ऑफ माहेम एंड एनार्की इन स्टेट। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे भय और त्रासदी का माहौल है। और उसको साबित करती हुई ये पुलिस की रिपोर्ट है जो एक मृत्यु को, एक मर्डर को सुसाइड साबित करने में लगी हुई है। पुलिस वहाँ पे 7,000 लोग चले जाते हैं, जाके क्राइम सीन को ध्वस्त कर देते हैं लोग। वहाँ पे लड़की के साथ मरने के बाद रेप किया जाता है, 7 से 11 लोग रेप करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जांच की रिपोर्ट को डाइवर्ट कर दिया जाए। वहाँ पे ड्रग्स तस्करी का मामला आता है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आता है, फ्लैश ट्रेडिंग का मामला आता है, और वो किसके नाक के नीचे हो रहा होता है? प्रिंसिपल के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। प्रिंसिपल का तबादला किया जाता है और प्रिंसिपल को दूसरे दिन रजिस्ट्रेट करके दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है, फिर प्रिंसिपल बना दिया जाता है कि अब आपने यहाँ पे काम कर लिया, आप दूसरे अस्पताल में काम कीजिए। तो जो सीबीआई कहना चाह रही है कि स्टेटस रिपोर्ट में कि वहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, और सरकार अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो जांच को एक कंक्लूसिव करने में बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि पुलिस, जैसे जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट में और सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों है। मैं सिर्फ विरोधाभास नहीं है, जो सीबीआई की रिपोर्ट है और जो पुलिस की रिपोर्ट है वो बिल्कुल पलट है। सीबीआई कह रही है कि उसकी हत्या की गई, हत्या जो है वो प्लान्ड वे में की गई और वहाँ पे सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस कह रही है कि वो हत्या है ही नहीं, वो तो सुसाइड था, वो मर गई। उन्होंने सुसाइड जो है वो डिप्रेशन में किया। परिवार को आप कुछ बता रहे हो, मृत्यु कब होती है, उसकी घटना कब करते हो आप?
पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज होता है। रूल ऑफ लॉ कहता है कि बिना एफआईआर दर्ज किए हुए मेडिको लीगल केस में आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। आपने पोस्टमार्टम किया और जब आपको लग गया कि नहीं पोस्टमार्टम में तो रिपोर्ट बहुत ख़राब है, हमें एफआईआर दर्ज करना ही होगा, तो आपने एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज में आपने छीछा लेदर करा दिया। आपने उसके आगे आपने जिस व्यक्ति को वहाँ पे विटनेस बना के पेश किया है, जो कह रहा है कि संजय राय जिसकी गिरफ्तारी हुई है कि हाँ हमने हत्या की है, मुझे फांसी भी दी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसमें एक दूसरी थियरी आ रही है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो जिसका भी नाम लेगा वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं है। तो सरकार किस तरीके से पूरे जांच को और जांच की दिशा को भटकाना चाहती है वो इससे पता आता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या है कि जब जब महिलाओं पर त्रासदी हुई है तो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला रही है, चाहे वो दिल्ली में निर्भया गैंग रेप हो, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। अगर यहाँ पे जयललिता के टाइम में एक ऐसी निर्मम हत्या हुई थी डॉक्टर की, वहाँ पे मुख्यमंत्री जयललिता थी और आज यहाँ पे ममता बनर्जी है। तो सवाल ये है कि आप आधी आबादी के अधिकार की बात करते हो, आधी आबादी के अधिकार चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सत्ता में वोट चाहिए उनका। लेकिन जब उनके हितों की बात आएगी तो आप ये भूल जाते हो क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। अगर वो किसी मिनिस्टर की बेटी होती, अगर वो आपके घर की होने वाली बहू होती, आपकी बेटी होती, आपकी किसी तरीके से रिश्तेदार होती, तो आज आप देखते यही ममता बनर्जी फ्लाइट लेके और मुख्यमंत्री के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास और होम मिनिस्टर के पास धरना दिए बैठी होती। लेकिन ममता बनर्जी चुप हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी ही नहीं चुप है, देश के तमाम हुक्मरान जो बड़े नेता हैं वो चुप है। इसलिए चुप हैं क्योंकि ये मरने वाली किसी गरीब की बेटी थी, उनकी रिश्तेदार और उनकी बेटी नहीं है। ऐसे में एक लॉ ऑफ लैंड बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ठोस फैसला नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं कि आपका देश कैसा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी चिंता की बात है और एक बड़ी गंभीर समस्या भी है, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं, इशारा क्या खुले शब्दों में आप कह रहे हैं केएम शर्मा जी। अब इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मॉनिटर भी कर रही है, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अभी तक के 9 दिन की जांच की उसने दे दी है, और आज जो सुनवाई हो रही है उसमें जो टिप्पणियां आ रही हैं, जिसको लेकर आप ये सारी बातें और जो चिंता है वो उठा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। बंगाल पुलिस का व्यवहार भी शर्मनाक आ रहा है। लेकिन अब एक सवाल यही है कि इस पर सियासत भी हो रही है। केएम शर्मा जी, अगर सब कुछ, या बंगाल सरकार की अगर हम बात करें, अगर बंगाल सरकार निष्पक्ष जांच के पक्ष में है तो फिर मुख्यमंत्री सड़क पर उतर रही हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, और वो खुद न्याय मांग रही हैं। दूसरी चीज़ कि क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि जो एक इशारा हो रहा है कि इसमें एक नहीं कई लोग इन्वॉल्व हैं, और जो बीच बीच में जो बातें आई कि कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात, कभी मानव अंगों की तस्करी की बात, ड्रग्स और सेक्स रैकेट की बात, ये भी सामने आई। और फिर जो कल उपाधीक्षक, पूर्व उपाधीक्षक ने इशारा कर दिया, बताया, इशारा किया, वो तो कोर्ट में भी उन्होंने, हाई कोर्ट में भी दे दिया है कि यहाँ पर तो पैसों का भी खेल चल रहा था। संदीप घोष पैसे लेकर पास करा रहे थे और भी कई तरह की। तो ये पूरा एक बड़ा नेक्सस दिखाई दे रहा है। क्या इसमें कोई ऐसा है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है बंगाल पुलिस के द्वारा या सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा? आनंद, आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है और इसमें सवाल की जानकारी है। जानकारी ये है कि जब एमडी कोई बच्चा कर रहा होता है तो उसको एक थीसिस सबमिट करनी होती है। उस थीसिस को पास करने के लिए जब वो थीसिस को आप पास, जिसको डिजर्टेशन कहते हैं, जब आप उसमें पास होते हैं तभी आपको एमडी की डिग्री मिलती है और तभी आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उसकी फीस जो है 4 से 5 लाख रुपए है। आप जिस प्रोफेसर के पास जाएगा उसको 4 से 5 लाख रुपए दीजिए। सवाल ये है कि 4 से 5 लाख रुपए किसी भी एक डॉक्टर के लिए देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि 5 साल तक वो पढ़ाई कर रहा होता है और उसके मम्मी पापा जो है किसी तरीके से उसका मंथली फीस और हॉस्टल का फीस जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें हुआ क्या कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ड्रग्स दो, ड्रग्स नहीं दोगे तो आप खुद प्रिंसिपल साहब से, अगर फीमेल है तो आप जाके प्रिंसिपल साहब से मिल लीजिए या उनके जो गुर्गे हैं उनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आज भी जमीर वाले लोग हैं। जमीर वाले लोग जब इस घटना से मना करेंगे कि हम आपके पास नहीं आएंगे तो वही होगा जो उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसको मार दिया गया। लेकिन ये सवाल किसके लिए है? ये सवाल हमारे सिस्टम पे है, क्योंकि हमारा सिस्टम मुख बधिर बन के वहाँ पे देखता रहा। आखिर जब सब कुछ ठीक है तो ममता बनर्जी ने उस अस्पताल के आसपास अंडर सेक्शन आर्टिकल 153 और 156 क्यों इम्पोज किया आपने? 153 और 156 तब इम्पोज किया जाता है जब आपको इस बात का भय होता है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का ह्यूमन क्लैश हो सकता है, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई जा सकती हैं, कोई अंदर जाके आपके सबूत को नष्ट कर सकता है।
तो ये तब आपने किया जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके माथे पे डंडा बजा दिया। लेकिन सवाल ये है कि आप एक महिला हैं, एक महिला की मौत हुई, आपने जाके पूरे देश के साथ आपने माफी क्यों नहीं मांगी कि उस बच्ची की मौत हो गई, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप कैंडल जलाने जा रही हैं, आप न्याय मांग रही हैं, किससे? आप किससे? नरेंद्र मोदी से न्याय मांग रही हैं। प्रधानमंत्री न्याय देगा आपको आपके प्रदेश में, जहां के आप मुख्यमंत्री हैं। जहां पे घटना हुई, आपके पार्टी के कार्यकर्ता पैसा वसूलते थे, चंदा लेते थे। ये प्रिंसिपल जाके आपके पार्टी के काडर को, आपके सांसद को, आपके मंत्री को पैसा देता था। आप उसको सस्पेंशन के बाद, ट्रांसफर के बाद 12 घंटे में आप उसको रिइंस्टेट कर देती है। तो किस तरीके की बात कर सकती है? अगर माहिम और एनआरकी की बात गवर्नर कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी सरकार को अगर बर्खास्त भी कर दे तो यही कोर्ट कल बहाल कर देगा। बिल्कुल। लेकिन यह दिक्कत नहीं है। सवाल ये यहीं पर चुप हो जाने से नहीं होगा। सवाल यह है कि आज कोई बच्ची मरी है, कल हमारी और आपकी भी बच्ची मारी जा सकती है, उसको बचाना है। जब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये केस की सुनवाई हुई, क्या अंदर से निकल कर आया आज? क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया, दलीलें दी गई और कोर्ट की तरफ से कई ऐसे तल्ख टिप्पणियां भी आई जिसको लेकर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं केएम शर्मा के साथ। गोपाल कृष्ण जी बिल्कुल आनंद विजय जी, जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अस्पताल के हालातों से वो जरूर रूबरू हैं, क्योंकि उनके जो एक रिश्तेदार जब अस्पताल में भर्ती थे तो उस दौरान उन्होंने भी फर्श पर रातें काटी है। तो यह बातें कही गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि रेजिडेंस डॉक्टर को नेशनल टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर हैं और हड़ताल पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर कोई डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है और वो ड्यूटी पर भी नहीं है तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने एक बार पुनः डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। मामले की सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम के समय को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। जो राज्य सरकार की ओर से दलीलें दी जा रही है उसे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। जस्टिस पारदीवाला ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने वही किया है इस केस में जो मैंने आज तक अपने 30 साल की कैरियर में कभी न सुना था और न ही देखा था। डॉक्टरों से वापस हड़ताल से वापस अपने काम पर लौटने की अपील की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चीफ जस्टिस ने खुद उनसे कहा कि हम इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपके बारे में भी हम चिंता कर रहे हैं। तो उन लोगों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे कुछ उन्होंने कहा लौटेंगे काम पर या अभी भी अपना हड़ताल जारी रखेंगे? देखिए आनंद विजय जी, उस जो रिप्रेजेंटेटिव का जहां तक सवाल है तो आरजे मेडिकल कॉलेज है जहां पर यह घटना हुई है, वहां के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के वकील हैं, गीता लूथरा जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने उनकी तरफ से दलीलें रखी और कहा कि उन्हें अब भी अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है, काम पर वापस नहीं आ रहे हैं, उन्हें तरह तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें जो है परेशान किया जा रहा है, उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है। तब जाकर के सीजीआई ने कहा कि यह गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी जो लापरवाह हैं, जो जिनका नाम इसमें सामने आ रहा है, उन्हें अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो कोर्ट का जो अभी तक का रुख रहा है वो सख्त रुख रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि कोर्ट इस मामले में कोई कड़ा आदेश पारित कर सकता है। स्टेटस रिपोर्ट में क्या प्रमुख तौर से अभी तक की जांच में सीबीआई ने कहा है, बताया है? देखिए आनंद विजय जी, जो सीबीआई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि घटना स्थल से लेकर के जांच और संजय रॉय की गिरफ्तारी तक का जिक्र किया गया और साथ ही यह भी कहा गया है कि किस तरीके से वहां पर 7,000 लोगों की भीड़ ने सबूतों को नष्ट किया। पुलिस वहां पर जो मुख्य दर्शक बनी रही, वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। प्रिंसिपल के आचरण को लेकर के सवाल उठाए गए। साथ
साथ ही जिन लोगों से संदिग्ध के आधार पर यानी शक के आधार पर अभी पूछताछ की गई है उनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। संजय रॉय के जो बयान है अभी तक जो पूछताछ हुई है उसका जिक्र किया गया है। पुलिस की लापरवाही का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी एक अलग से रिपोर्ट दी गई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब यह घटना सामने आया, घटना के तुरंत बाद किस तरीके का एक्शन लिया गया और अभी तक किस तरीके से जांच आगे बढ़ी है, इसका जिक्र किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। घटना की टाइमिंग को लेकर भी जो पुलिस का और सीबीआई का की जो रिपोर्ट है उसमें भी अंतर आ रहा है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर भी रहे थे। और के एम शर्मा जी बड़े ही गंभीरता के साथ उन्होंने कहा कि अब जिस घटना की टाइमिंग पर पुलिस कुछ बताए तो इस पर सवाल उठ रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जज की तरफ से भी, ये खंडपीठ की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया। क्या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो एडवोकेट वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सारी बातें जब कोर्ट में खंडपीठ की तरफ से उठाई गई तो उनकी तरफ से कोई जवाब दिया गया, सफाई दी गई? देखिए आनंद विजय जी, पश्चिम बंगाल सरकार को से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए हैं और उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि मिनट्स दर मिनट्स रिपोर्ट तैयार की गई है। यह कहना कि रिपोर्ट गलत है, यह ठीक नहीं होगा। जो टाइमिंग का जहां तक सवाल है, जब उस पर गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में जब सवाल किया तो पश्चिम बंगाल सरकार कोर्ट से पेश वकील के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि जो बातें कही गई थी कि 11:45 पर FIR किया गया था। पोस्टमार्टम की टाइम को लेकर के भी यहां पर सवाल उठ रहे थे। यह भी कहा गया कि पहले पोस्टमार्टम जब हो रहा था उस दौरान वीडियोग्राफी नहीं हो रहा था, लेकिन जो वहां के कुछ डॉक्टरों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, तब जाकर के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। यह भी कहा गया था कि किस तरीके से पहले प्रिंसिपल द्वारा आत्महत्या की नेचुरल मौत की कोशिश करार देने की कोशिश की गई, उसके बाद इसे हत्या में तब्दील किया गया और बाद में डेड बॉडी को लेकर के किस तरीके से जो माता पिता हैं उन्हें परेशान किया गया, इसका जिक्र किया गया है रिपोर्ट में। इन सभी संबंधित मामलों से जो है संबंधित मामलों में CJI और जस्टिस पारदीवाला ने कपिल सिब्बल से कई सारे सवाल किए हैं, जिसमें से अधिकतर सवालों का जवाब कपिल सिब्बल नहीं दे पाए हैं। के एम शर्मा जी, जो आज की कार्रवाई हुई, जो सुनवाई हुई, उसके बारे में कोर्ट के अंदर की जो रिपोर्ट है वो बता रहे थे गोपाल कृष्ण। जो सवाल उठाए गए उन सवालों को लेकर आपने भी हम लोग चर्चा में सवाल उठाया और ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 9 दिन तक सीबीआई अभी तक जांच कर चुकी है। 13 तारीख से सीबीआई को जांच का निर्देश मिला था और उसके बाद से ये जांच हो रही है। जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो एक अरेस्टिंग की थी इस मामले में, अभी एक ही अरेस्टिंग हुई है, पूछताछ हो रही है और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है या सीबीआई ने किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए, जो संजय कुमार रॉय जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये भी तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसके प्रॉक्सी अरेस्टिंग करवाई हो। मुख्य गुनाहगार कोई और हो और उसको बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में सीबीआई ये कह रही है कि उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, उसको लगा दिया, क्योंकि वो जिस किसी का भी नाम लेगा, कुछ भी कहेगा, वो कोर्ट में जाके रेटिफाई नहीं हो पाएगा। तो मैं जो बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेस ऑफ अकरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और प्लेस ऑफ अकरेंस पे जिस तरीके से वहाँ पे एविडेंस थे उसको जिस तरीके से नष्ट किया गया और नष्ट करने के बाद पूरे मामले को लीपापोती करके हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद सीबीआई के पास ये मामला जो है बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके अंधेरे में तीर चलाएंगे। अंधेरे में तीर चलाने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जाने से पहले बॉडी जला दी गई थी। FIR अपने हिसाब से जो शूट किया उसके हिसाब से FIR आपने दर्ज करा लिया, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो मानसिक रूप से विकृत है। तो ऐसे में सीबीआई के लिए ये कहूं कि 1000 टाइम ज़्यादा ये कठिन केस है और इसी का जिक्र पारदीवाला कर रहे हैं कि 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा। तमाम राजनेता जो एक एक रेप पे और ऐसी हत्या पे जाके जो ट्वीट करते थे और कैंडल मार्च करते थे, वो सब अपने घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि बात ममता बनर्जी को बचाने की है। कपिल सिब्बल एक लॉयर हैं और बहुत सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, लेकिन कपिल सिब्बल से जब जस्टिस पारदीवाला सवाल पूछ रहे थे, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी ने भी किया, अभी कृष्ण गोपाल जी ने किया, कपिल सिब्बल के पास जवाब नहीं था। क्योंकि जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि वो हत्या थी और जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि एक प्लान्ड मर्डर था, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है,
जिसमें मर्डर के बाद रेप किया गया ताकि जांच को भटकाया जा सके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस निकालना, सीबीआई के लिए निकालना और स्टेट को एक निर्देश देना बड़ा मुश्किल काम है। निर्देश तो मिलेगा, लेकिन एक सच और सच के आसपास पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। शुक्रिया केएम शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय के बारे में विस्तार से जो चर्चा हो रही है, जो सुनवाई हो रही है, उसके बारे में बताने के लिए और जो प्रमुख बिंदु हैं उसको उठाने के लिए। गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। गोपाल कृष्ण, अब जब ये पूरी सुनवाई हो रही है, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे थे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जब जज सवाल पूछ रहे थे तो उसका जवाब भी उनके पास नहीं था। तो ये अब जो जिस तरफ केएम शर्मा अभी कह रहे थे कि एक बड़ा प्लान्ड वे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या इस तरफ आज की सुनवाई में जो टिप्पणियां हुई हैं, जो सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से, तो ऐसा लगा कि उन लोगों को भी ये लग रहा है कि ये घटना है, ये अचानक नहीं, ये प्लान्ड वे में इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए आनंद विजय जी, अगर इसके हम पीछे की पहलू में जाए तो घटना का जो अभी तक उसके जो माता पिता ने जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक जो डायरी मिली है, उस डायरी में उस अस्पताल के बारे में और कुछ जो अधिकारी हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था। जिस डायरी का पेज गायब हो गया था और एक पेज उसके पिता के हाथ लगा था जो पीड़िता थी, और वह पेज सीबीआई के हाथ लग गई है। तो यह घटना उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय जस्टिस पारदीवाला ने जिस तरीके से कहा कि यहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस की लापरवाही निकल करके सामने आई है, उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश की गई है। 7,000 लोगों की भीड़ आखिर कैसे अस्पताल में पहुंच गई, डीजी क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोकने की कोशिश की, प्रिंसिपल वहां पर क्यों नहीं एक्शन लिया, ये तमाम सवाल वहां पर उठाए गए हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह कहा और कोर्ट को भरोसा दिया कि वह कुछ दिखाना चाहते हैं जिससे यह साबित होगा कि नहीं, राज्य सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वह दिखा सकते हैं, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई अभी भी जारी है। तो सुनवाई लगातार जारी है। स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट को सौंप दिया है। अभी तक जो जांच हुई है 13 तारीख को सीबीआई को हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया था और उसके बाद से अब तक जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसकी रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को गुरुवार तक सौंपने के लिए कहा था। 9 अगस्त की रात की यह घटना है और इस घटना के बाद पूरे देश में बवाल है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, देश भर के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और गोपाल कृष्ण बता भी रहे हैं कि आज जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने डॉक्टर्स से ये एक अपील की कि वो आप अपने काम पर लौट आएं। कानून अपना काम कर रहा है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और न्याय जरूर मिलेगा। टास्क फोर्स को लेकर भी जरा गोपाल कृष्ण बताइए। टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और कहा गया आज चीफ जस्टिस की तरफ से कि काम पर आप लौट जाइए, आपकी सभी बातों को सुना जाएगा, सभी पक्षों को सुना जाएगा।